थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन STRAIGHT स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 3। मजेदार टॉपिक, अच्छा चैप्टर, मजा आने वाला है अगर समझ में आ गया तो, और नहीं आया तो कोई बात ही नहीं फिर तो। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े, जितने भी अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं खास, यूनिट एंड मेजरमेंट ही पढ़ रखे थे। जितने भी मोशन को हम देखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं इस दुनिया में, जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं वो लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है। सबको तो नहीं कहा जा सकता, बट लगभग सभी मोशन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, सब स्ट्रेट लाइन मोशन के ही अंदर में आता है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें यहाँ से मैकेनिक्स पढ़नी है। हमें पढ़ना है मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का पार्ट है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। उसके अंदर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, यानी रेस्ट में है या मोशन में है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती होंगी, क्या क्या फिनोमिनाज आते होंगे, इन सब चीजों को पढ़ना मैकेनिक्स कहलाता है। फिर फर्दर मैकेनिक्स को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स और तीसरा है काइनेटिक्स। ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, डायनेमिक स्टैटिक्स में, डायनेमिक्स में और काइनेमेटिक्स में। तो ये काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स है क्या? तो सबसे पहले हम लोगों ने मैकेनिक्स ये समझा कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर बॉडी को रेस्ट मान करके कोई भी चीज पढ़ी जाए, उस बॉडी के बारे में जो रेस्ट पर है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, उसके बारे में अगर पढ़ाई करते हैं तो वो फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है स्टैटिक्स। वो कहलाती है स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर मान करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर आती है बात काइनेमेटिक्स की। तो अगर ऑब्जेक्ट के मोशन में रहते हुए, ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके बारे में पढ़ना। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो रही होंगी, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, इन सब के बारे में जानकारी लेना, स्टडी करना काइनेमेटिक्स कहलाता है। और जब हम डायनेमिक्स की बात आते हैं तो डायनेमिक्स में भी यही चीज होता है, यानी डायनेमिक्स में भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण के बारे में पढ़ते हैं। भाई काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस मोशन में करते हुए, मोशन में रहते हुए उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वर्क कर रही हैं, कौन कौन से फिनोमिनाज वर्क कर रहे हैं, तब आप काइनेमेटिक्स में वो पढ़ते हो। बट उसका कारण क्या है, यानी जो मोशन कर रहा है मोशन का क्या कारण है, जैसे फोर्स, फोर्स इज द रीजन ऑफ मोशन, तो मोशन का कारण क्या है इसके बारे में पढ़ना डायनेमिक्स पढ़ाता है। डायनेमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये मोशन हो रहा है तो मोशन क्यों हो रहा है, कारण पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स और स्टैटिक्स का मिक्सचर। यानी इस चैप्टर में हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो काइनेमेटिक्स की ही बात करेंगे, बट कुछ कुछ चीजें स्टैटिक्स से भी रिलेटेड आ जाएंगी। तो मेनली हमारा काम होगा यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करना, फिजिक्स की ब्रांच, मैकेनिक्स के अंदर की ब्रांच काइनेमेटिक्स के बारे में। आगे चलकर भी कुछ हम लोग डायनेमिक्स और स्टैटिक्स भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, काइनेमेटिक्स पढ़ना है। फिजिक्स की ब्रांच है काइनेमेटिक्स, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन के बारे में पढ़ना है। ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा। मे भी समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है हमें, फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो हमें स्टार्ट करना है चैप्टर के वेरी फर्स्ट टॉपिक से, जिसे कहा गया, जिसकी हेडिंग है क्या लिखा है, क्लास नाइन्थ में पढ़ाया था रेस्ट एंड मोशन, याद है? मुस्कान कृष्णानी, याद है? रेस्ट एंड मोशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे नाइन्थ क्लास में? हाँ, बताओ डेफिनेशन दोनों की, रेस्ट और मोशन की। हाँ,
अच्छा, मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट पे हूँ? मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट में हूँ? मैं मोशन में हूँ। अपनी कहाँ चेंज किया? एक कमरे के अंदर ही तो हूँ। तो क्या मेरे घर मेरे घर वालों के लिए सुनो पहले, मेरे घर वालों के लिए मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट पे हूँ? यही सुनना था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड आया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक वर्ड आ गया। देखो हिमांशी के मुंह से निकला एक वर्ड जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जरूरी नहीं कि वो रेस्ट हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी उसको कह नहीं सकते हम मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग चेयर पे बैठे हुए हो, क्या आप रेस्ट पे हो? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। हाँ, दुनिया, तो हम क्यों कह रहे हैं कुछ, कोई भी ऑब्जेक्ट, सुनो पहले, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही रेस्ट पे कह सकते हो ना ही मोशन पे कह सकते हो। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन होता ही नहीं है। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। बेटा हमारे रिस्पेक्ट में अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, पेड़ यहाँ पर खड़े हैं, पेड़ मोशन नहीं कर रहे हैं, हमारे रिस्पेक्ट में मैंने कहा किसी भी चीज को हम एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं कह सकते। कब तक? जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं कर दें। जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन नहीं कर देते तब तक हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। यानी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बताने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन बतानी जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना जरूरी है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जब तक आप ये नहीं बताओगे, बिल्कुल पेड़ की पत्तियां कुछ भी कहो, सबके लिए तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कह नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट मोशन पे है। आपको चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट एट स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना? स्टेट ऑफ रेस्ट। नहीं, नहीं, दुनिया में कुछ है ही नहीं। ना कोई रेस्ट पे है ना कोई मोशन पे है, जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना बता दो। जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बता ही नहीं रहे हो। जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बताएंगे हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर ही नहीं सकते। आप मोशन की बात कर रहे हो अर्थ के रिस्पेक्ट में, यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में कह रही हो मोशन में है, तो एक रिस्पेक्ट तो आ गया ना। आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिवर्स बता दिया, तुम कह रही हो कि सारे ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे। मोशन में क्यों होंगे, क्यों कह रही हो? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। अकॉर्डिंग टू यू अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ मोशन में है, यानी हम भी मोशन में है, हम भी रेस्ट पे नहीं है, हम भी मोशन पे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम अर्थ पे चले आए, अर्थ के अंदर की बात करें, अर्थ के अंदर बैठ करके देख रहे हैं, एक कमरे में है, एक कमरे में हम और एक मेरा फ्रेंड दोनों लोग बैठे हुए चेयर पे बैठे हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, बट यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है। जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन नहीं करोगे आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। दोनों है। यस, ये केवल और केवल अवस्था है जो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से पता चलती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमें उस बॉडी की अवस्था पता चलती है, उस बॉडी की स्टेट पता चलती है। स्टेट का मतलब अवस्था होती है, स्थिति क्या है उसकी, इस पोजीशन पर है, क्या है उसकी यथा स्थिति, अवस्था किस स्थिति में है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ its position does not change according to its surrounding। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स या आसपास की जो चीजें हैं या जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर
बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो वो रेस्ट के स्टेट पे कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगी बॉडी। और अगर किसी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस समय के साथ, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन। समझ में आया? हाँ, अब मजा आ गया, चाय पी लिए ना तो समझ में आ गया। रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन भैया देखिए दोनों चीज है। रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के संबंधी हैं। यानी रेस्ट के बिना मोशन नहीं है, मोशन के बिना रेस्ट नहीं है। दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं। ठीक है, तो एंड दी, अब हमें ये नहीं कह सकते, सही बताओ, जो रेस्ट और मोशन है, रेस्ट और मोशन जो है ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? रेस्ट और मोशन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अच्छा, हाउ डू यू डिफाइन, कैसे कह सकते हो स्केलर क्वांटिटी? रेस्ट की तो मैग्नीट्यूड भी नहीं होता। मैग्नीट्यूड होता है क्या? रेस्ट का मैग्नीट्यूड होता है, मोशन का मैग्नीट्यूड होता है। मोशन वेक्टर है, रेस्ट स्केलर है। अच्छा बताओ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? बाय एनी मेथड यू कैन मेजर रेस्ट और मोशन? इज देयर एनी मेथड? कोई मेथड है जो रेस्ट और मोशन को मेजर कर सके? देन हाउ कैन यू से दैट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? हाँ, सिंस दीज आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है, तो स्केलर और वेक्टर की तो बात छोड़ ही दो, ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। रेस्ट और मोशन को आप मेजर नहीं कर सकते हो, ये स्टेट है। आप इसको बता सकते हो कि इस समय बॉडी रेस्ट पर है या इस समय बॉडी मोशन पर है। आप उसकी स्टेट को बता रहे हो, उसकी अवस्था को बता रहे हो कि इस समय वो किस अवस्था में है, वो रेस्ट में है या मोशन पे है। बस आप इतना बता सकते हो। वो कितना रेस्ट में है या कितना मोशन में है आप इसको मेजर नहीं कर सकते। देयरफॉर हम इसको ना स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं ना ही वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। तो जब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो उसके ब्रांचेस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की दो ब्रांचेस आती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो पार्ट्स है ना फिजिकल क्वांटिटी के। तो जब फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है तो हम आगे स्केलर और वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मे भी समझ में आया कि क्या है रेस्ट और मोशन क्या है? ये स्टेट है बॉडी की, किसी बॉडी की स्टेट है। आप ये बता सकते हो कि इस समय ये बॉडी रेस्ट पर है या बॉडी मोशन पर है, बट आप ये नहीं बता सकते कि कितना मोशन में है या कितना रेस्ट पे है। वैल्यू नहीं बता सकते। समझ में आ गया? रेस्ट और मोशन। हाँ, हम्म, हाँ बिल्कुल कहेंगे, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। नॉन लिविंग हो लिविंग हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका होना चाहिए। आप किस फ्रेम के बारे में बता रहे हैं, किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उससे बात कर रहे हैं। अगर एक चेयर है, नॉन लिविंग थिंग है, चेयर है, चेयर को आप रेस्ट पर कमरे के दृष्टिकोण से देखिए तो आपको दिखेगा कि रेस्ट पर है। या आप बस के अंदर बस के अंदर एक चेयर लेकर के बैठ जाइए तो आप बस के अंदर जितने भी पैसेंजर रहेंगे उनके लिए आप रेस्ट पर दिखेंगे, चेयर भी रेस्ट पर रहेगी। बट अगर कोई बाहर से बंदा देखेगा, बस के बाहर से खड़ा होकर के देखेगा तो वो कहेगा कि चेयर मोशन में है, उसके लिए चेयर मोशन में होगी। बट बस के अंदर जितने लोग बैठे हैं उसके लिए चेयर रेस्ट पर होगी। तो स्टेट हमने क्या चेंज किया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया।
और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो रेस्ट और मोशन चेंज हो गया। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, किसी के लिए मोशन होता है। इसीलिए मैंने कहा दीज आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। दीज आर रिलेटिव टर्म्स, यानी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये टर्म्स हैं। वो भी कैसे टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स है एक दूसरे से। अब समझ में आ गया? अब बात आती है कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। ऐसा मानना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को छोटा नहीं मानेंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस आप नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें पॉइंट, छोटा सा पॉइंट मानना पड़ता है बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को, अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया तब। जैसे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या है, अर्थ की साइज कितनी होगी यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में? बहुत छोटा सा पॉइंट होगा, तो हम उसको स्मॉल पॉइंट मान सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अगर हमें हमें फाइंड करना हो अर्थ के चारों तरफ जो रोटेशन हो रहा, सॉरी सन के चारों तरफ जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, तो अगर हम अर्थ को बहुत बड़ा मान करके चलेंगे, तो हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में कंसीडर करने लगेंगे, तो क्या उसके मोशन को डिफाइन करना आसान हो पाएगा? तो छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर हम मान लें कि अर्थ बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट है, और पूरे मोशन को, क्योंकि एक जैसा मोशन नहीं होता है, बट उसके हमें पूरा मोशन को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। तो कई बार कंडीशंस ऐसी आती हैं कि हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कब? जब डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होती हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिख रही है, तो हम फिर उसको एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ बहुत बड़ा है। अगर हमें कोई चीज समझनी है तो हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह अपने आप को समझेंगे और उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा समझे कि हमारा हाथ इधर जाएगा, हमारा पैर इधर जाएगा, हमारा सर इधर जाएगा, इस सब के बारे में कंसीडर करने लगोगे तो फिर तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर हमें कोई ऊपर से कोई फेंक रहा है, ऊपर से कोई गिरा रहा है, ऊपर से हम गिर रहे हैं, और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये सब सारी चीजें फाइंड करनी है। अगर हम ये कंसीडर करने लग जाएं कि हमारे हाथ लेफ्ट हैंड की वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे राइट हैंड की वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे पेट की वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे हेयर की वेलोसिटीज कितनी होगी, ये सब कंसीडर करने लग जाओगे तो क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, हम ऐसा मान लें कि हमारी पूरी बॉडी का मोशन वही होगा जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो फिर आप आसानी से ये समझा सकते हो ये इस ऑब्जेक्ट से, इस वेलोसिटी से ये बॉडी गिरेगी या टकराएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, रिस्पेक्ट मानना पड़ता है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। वो देखना पड़ता है, हमें ये भी देखना हो जाता है कि वहां पर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट का वेट दूसरे ऑब्जेक्ट मास, सॉरी वेट नहीं, एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के मास से काफी कंपेरिजन में काफी बड़ा होना चाहिए। जैसे अर्थ का मास हमारे कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, तो हम अपने आप को नेग्लेक्ट मान देते हैं, अपने आप को ना के बराबर मान लेते हैं। भैया होता भी है। अगर आप बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg, सोच सकते हो कितना बड़ा मास होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हमें अपना मास ऐड करना हो, तो हम क्या मानेंगे अपने आप को? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, भाई बहुत छोटे आदमी इसके आगे, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है फिर। इस तरह से हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आप जिद पे आ जाओगे नहीं हम इसको ऐड ही करेंगे, तो फिर अड़े रहो, कैलकुलेशन निकाल लो तो फिर जाने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाँ निकल सकता है बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है ना जो आपको सब कुछ तो कर देती है, बट सारी चीजें किस पर करती है, एस्टिमेशन पर करती है, मान करके करती है कि यार छोटी छोटी चीजों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो बस ऐसे घटनाएं घट जाती हैं, फिजिक्स आ गई। तो देखो, समझ में आ गया इतनी सारी चीजें, तो फिर आगे मैं बढ़ूं। चलो मोशन, अब हम पार्ट्स मोशन की बात करेंगे। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब डायरेक्शन के बेसिस पर, कि किस बेसिस पर ये मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन के बेसिस पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मोशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पहला पार्ट होगा वन डायमेंशनल मोशन,
वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। डायमेंशंस का मतलब होता है दिशाएं, हिंदी में इसको दिशाएं कहते हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है दिशाएं, ठीक है। वो डायमेंशन जो हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, डायमेंशन वो अलग है और ये डायमेंशन अलग है। स्पेलिंग सेम होती है, मतलब अलग अलग होता है। वो डायमेंशन अलग है, ये डायमेंशन अलग है, ठीक है। वो डायमेंशन थी बेसिक यूनिट की पावर, ये डायमेंशन का मतलब दिशाएं हैं, डायरेक्शंस है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे 2D 3D सुने भी होंगे, 3D मूवीज आने लगी हैं, तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर हमें डी का मतलब यहाँ पर डायमेंशन से है, दिशाओं से है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी नो दैट देयर आर थ्री डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हम ये अच्छे से जानते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यानी सिर्फ मूव करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसकी एक एक्सिस चेंज हो रही है, या तो एक्स एक्सिस चेंज हो रही है, या फिर वाई एक्सिस चेंज हो रही है, या फिर जेड एक्सिस चेंज हो रही है, तीनों एक्सिस चेंज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस चेंज होती है, then the motion of that object is known as one dimensional motion। अभी मैं एग्जांपल्स तीनों का दे दूंगा, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, तो क्लियर हो जाएगा, आसान पड़ जाएगा, इजी हो जाएगा। बट टू डायमेंशनल मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसकी दो एक्सिस चेंज हो रही है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस जेड एक्सिस, या फिर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस चेंज हो रही है। जहां पर दो एक्सिस चेंज होती है, दो डायमेंशन यानी दो डायरेक्शन में वो जा रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, दो डायरेक्शन में एक ही समय में वो दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी उसकी दो डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, तो उसको कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन। और एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसा हो जाए कि उसकी तीन डायरेक्शंस चेंज हो रही हो, यानी एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही हो, वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है और जेड एक्सिस भी चेंज हो रही है, यानी एक समय में उसकी तीन तीन डायरेक्शंस, तीन तीन दिशाएं चेंज हो रही हो, तो उसको कहा जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। कुछ समझ में आया? और एक साथ दो दो चेंज हो सकती है, ये क्वेश्चन नहीं आया? मैं दोनों का दे देता हूँ, मैं तीनों का दे देता हूँ। अब ये अगर सामने होते ना, तुम लोग रूम में होते, सामने होते तो बड़े अच्छे से समझ में आता। अब क्योंकि यहाँ पर वो वर्चुअल बोर्ड पे समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर सामने होते तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आ जाता। कोशिश, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद समझ जाओ तुम लोग। मान लीजिए आपका कमरा है, ठीक है, मैं कमरे के एक कॉर्नर को पकड़ लेता हूँ, ये कमरे का मैंने एक कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है, ये कॉर्नर है। तो कमरे में अगर हम एक कॉर्नर को देखें तो हमें तीन चीजें दिखाई देंगी, तीन चीजें दिखाई देंगी। एक तो ये दीवार दिखाई देगी, इस साइड एक दीवार होगी, ऐसे ऐसे दीवार होगी ना। और अगर मैं दूसरी दीवार को ऐसे बना दूं थोड़ा सा, एक दीवार इस साइड होगी ऐसे, और नीचे साइड फर्श होगी, नीचे साइड आपकी फर्श होगी, ये चीज फर्श है, इसको फर्श समझिएगा। ये चीज 3D डायग्राम कुछ दिख रहा है? एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, और ये तीसरा फर्श है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई चींटी है, ये एक्स एक्सिस होगी ना, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, और इसको जेड एक्सिस मान लीजिए। अगर कोई चींटी यहाँ चल रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट करती है और चल रही है इस डायरेक्शन के अराउंड, एकदम किनारे किनारे, यानी जमीन से जो लाइन जुड़ी हुई है, ये फर्श है और ये दीवार है, फर्श और दीवार के बीच में एक लाइन होगी ना, जहां से दोनों जुड़ी होंगी, ये फर्श और दीवार जहां जुड़ रही होंगी वहां पे एक लाइन होगी। अगर कोई चींटी वहां पे चल रही है तो उसकी कौन सी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मुझे बताओ। केवल और केवल एक्स एक्सिस, मेरे ख्याल से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इसको कहा जाएगा वन डायमेंशनल मोशन।
अब सोचो वही चींटी यहां से स्टार्ट करे और ऐसे चलती हुई जाए, इस दीवार पर चल रही हो। अगर इस दीवार पर चल रही थी, ये डायरेक्शन मैंने बना दी, जब वो चींटी यहां से यहां पहुंची होगी तो देखो यहां पर एक्स एक्सिस क्या था उसका 0 और वाई एक्सिस क्या था 0। यहां पर स्टार्टिंग पोजीशन पर एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0 था ना, सुनाई दे रहा है? ये अब एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो दीवार है ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों है इसमें। अगर वो चींटी यहां पहुंच जाए फिर कुछ समय बाद यहां पहुंच जाए, तो आप देखिए यहां पर जब यहां पहुंची तो एक्स एक्सिस में इतना चेंज आ गया और वाई एक्सिस में इतना चेंज आ गया, यानी इसकी दो डायरेक्शन चेंज हो गई, एक्स एक्सिस भी चेंज हुई और वाई एक्सिस भी चेंज हुई। कुछ समय बाद वो यहां से यहां पहुंच जाती है तो यहां पर भी क्या हो जाता है, उसका एक्स एक्सिस देखो यहां से यहां तक पहुंच गया और वाई एक्सिस यहां से यहां पहुंच गया, यानी दो डायरेक्शन चेंज हो गई, टू डायमेंशनल मोशन। समझ में आया कुछ? क्लियर है ना, एकदम समझ में आ रहा है? अब हम मच्छर उड़ा देंगे बेटा, मक्खी उड़ा देंगे हैं? चींटी को थोड़ी ना चढ़ाएंगे, चींटी को परेशान इतना ज्यादा ना करो। वो स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल बता दी, अब तुमको घर जाने दो उसको बेचारी को। अब मच्छर उड़ाओ, मच्छर मक्खी। अगर मच्छर या मक्खी उड़ रहा है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसकी दोनों तीनों डायरेक्शन चेंज होती हैं। वो एक्स एक्सिस में मूव करता है, एक मच्छर है पूरे कमरे में घूम के आता है, सोचो पूरे कमरे में घूमता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी इस दीवार से टकराएगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक समय जब वो मोशन कर रहा था तो उसके एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही थी, वाई एक्सिस भी चेंज हो रही थी और जेड एक्सिस भी चेंज हो रही थी। इट मीन्स वो कौन सा मोशन कर रहा था? थ्री डायमेंशनल मोशन कर रहा था। हाँ, बोलो। हम्म। अरे तो उड़ने का मतलब मोशन में तो है ना, और तीनों डायरेक्शन चेंज हो रही, उसकी तीनों डायमेंशन चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है, जेड एक्सिस भी चेंज हो रही है, तो थ्री डायमेंशन क्यों नहीं होगा बताओ? अरे डायग्राम से यार, तुम भी अच्छा मजाक कर रहे हो। हाँ। अरे तो चींटी जैसे भी चलेगी वो टू डायमेंशनल मोशन ही करेगी या वन डायमेंशनल मोशन ही करेगी, कभी भी थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं कर सकती। अरे तो बेटा, ये कहने का मतलब नहीं कि एक्स एक्सिस इस एक्सिस पर चलेगी तब तो वो वन डायमेंशनल होगा, अगर वो इस सरफेस पर चलने लगेगी तो फिर वो टू डायमेंशनल हो जाएगा। अगर चींटी के पंख आ जाए, बाई चांस वो उड़ने लगे, तो थ्री डायमेंशन हो जाएगा उसका भी मोशन। हाँ तो कह तो रहा हूँ, फिर तो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। तो देखो, फिलहाल अभी तक जो, क्या पागल हो तुम? फिर दुनिया में जो भी सारी चीजें उड़ती हैं, जो उड़ने वाली चीजें हैं, वो थ्री डायमेंशनल मोशन में है। हम लोग जो चलते हैं, हम लोग जब भी मोशन करते हैं तो टू डायमेंशनल मोशन होता है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों चेंज होती है जब हम लोग चल रहे हैं, कहीं पर भी फर्श पे चलते हैं, कहीं पर भी चलते हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ यही एग्जांपल है कि आप उड़ सकते हो, जो भी चीजें उड़ रही हैं वो थ्री डायमेंशनल मोशन में हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, जितनी भी सारी चीजें उड़ती हुई दिखाई दें, आप उड़ने लगी, आपका भी मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। जो चीजें उड़ रही हैं वो थ्री डायमेंशनल मोशन में है, जो रेस्ट पर है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है, और स्ट्रेट लाइन में दो मोशन हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में दो मोशन हो सकते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन। जरूरी नहीं है कि जिगजैग मोशन करे तभी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन होने के लिए, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो तीनों मोशन हो सकता है, चाहे वो वन डायमेंशनल हो तब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, टू डायमेंशनल होगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और थ्री डायमेंशनल होगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, बट हमें स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ना है यहाँ पर, तो सर्कुलर मोशन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, केवल और केवल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। क्योंकि वो प्लेन पर चलता है, सोचो एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये प्लेन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बन करके ये प्लेन है, दीवार आपकी क्या है? एक प्लेन है। आप दीवार को कंसीडर करिए, क्योंकि सामने अगर आप कमरे में बैठे हो, कमरे के एक कॉर्नर को चूज कर लो, किसी भी एक कॉर्नर को चूज कर लो, वहां से एक डायरेक्शन निकलेगी एक्स एक्सिस, एक डायरेक्शन निकलेगी वाई एक्सिस, और ऊपर की डायरेक्शन को जेड एक्सिस मान लो, तो आपको एक प्लेन मिलेगा।
एक बड़ा सा प्लेन, एक दीवार मिलेगी, एक दीवार इधर मिलेगी और एक नीचे फर्श मिलेगा, 3 डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो वो कौन सा प्लेन कहलाएगा? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के बना होगा वो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिला होगा वो एक्स जेड वाई जेड प्लेन कहलाएगा, और जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिला होगा वो एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। तो 3 टाइप के प्लेन हो जाते हैं हमारे पास। फिर अगर वो 3D मोशन हो रहा है तो फिर वो एक्स वाई जेड प्लेन कहलाता है। एक्स वाई जेड प्लेन 3D मोशन में है, तीनों को एक साथ ले लिया जाता है एक्स वाई जेड प्लेन। और अगर दो दो का है कॉम्बिनेशन तो एक्स वाई 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 जेड और जेड एक्स, ये 3 मोशन प्लेन होते हैं। क्योंकि वो एक प्लेन है, एक सरफेस है, इसलिए उसको एक प्लेन, मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। बट होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही। अगर चींटी चलेगी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है। प्लेन में हो रहा है बात अलग है, मोशन इन प्लेन है, लेकिन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, प्लेन में हो रहा है बट चल किस में रही? स्ट्रेट लाइन। और कोई दिक्कत? समझ में आया? टाइम भी खत्म होने